अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आपको कोई मेन टॉपिक पे लेक्चर देती या कुछ और डिस्कस किया जाता, आई थॉट कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है थ्रू आउट दिस सेशन। कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या आपका कोर्स कंटेंट होगा जो हमने डिस्कस करना है। बिकॉज जब हम प्लानिंग के साथ कुछ करते हैं तो दैट इज़ डन इन अ वेरी गुड एंड एफिशिएंट मैनर। प्लानिंग के बगैर आप कुछ भी करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप मिस कर जाएँगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके इस टेस्ट में 2 तरह के सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, एग्रीकल्चर साइंसेज़ एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यानी 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स, 2 डिफरेंट डिग्रीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा और इसमें अगर आप समटाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उन्हें नहीं समझ लग रही होती कहाँ से स्टार्ट करें, पहले क्या पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या छोड़ें। उसके अलावा पीपीएससी में टाइम भी कम ही होता है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो 3 मंथ्स होंगे। उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करना भी मुश्किल होता है। सो प्लानिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है इस थ्रू आउट सेशन मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाना है और आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपने खुद किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि आपको पता है कि 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एग्रीकल्चर साइंसेज़ एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और दोनों मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके आगे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों डिग्रीज में ओवरलैप करते हैं। हमने सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। अब यहाँ पे मैंने, आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, एग्री साइंसेस एग्री इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और दोनों कैटेगरीज के जो सब्जेक्ट्स हैं ये ओवरलैप करते हैं किसी न किसी तरह से। एग्री साइंसेस में सबसे पहले देखें और ये सारे सब्जेक्ट्स मैं वन बाय वन आगे स्लाइड्स में डिस्कस करने वाली हूँ। क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमी, क्रॉप फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, फॉर्म मैकेनाइजेशन एंड ड्रेनेज, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर टू सम एक्सटेंट। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है लेकिन हम कुछ चीज़ें इसकी भी देखेंगे। एग्री इंजीनियरिंग में हम फिर देखते हैं फॉर्म वाटर मैनेजमेंट, फॉर्म इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सॉइल डायनामिक्स, टिलेज इम्प्लीमेंट्स, फॉर्म मशीनरी, हाइड्रोलॉजी, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एआई का इस्तेमाल पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी का क्या यूज़ है और आजकल सोलर एनर्जी जो है वो किस हद तक इरिगेशन सिस्टम में रोल प्ले कर रही है। रोबोटिक्स एग्रीकल्चर क्या है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो क्या है और इसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है। ये सारा कुछ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब मैं वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले देखें इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आता है, एग्रीकल्चर साइंसेस में आता है। अब आप इस चीज़ को छोड़ देंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है और एग्रीकल्चर साइंसेस क्या है, बिकॉज़ आपका मेजर फोकस जो है वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर के टेस्ट पे होना चाहिए और उसके अंदर सिलेबस क्या है आपने इस चीज़ पे को देखना है। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखना कि आपकी डिग्री कौन-सी है और आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। जो कंटेंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप इस पे फ़ोकस करें और यही कंटेंट्स और इसी तरतीब के साथ इंशाल्लाह मैं आपको सारे टॉपिक्स पर डिटेल के साथ लेक्चर प्रोवाइड भी करूँगी और हम इसके एमसीक्यूज़ जो हैं उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है उसको हम इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम कहते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसके अंदर कितने रिवर्स आते हैं, कितने डैम्स, बैराजेस, कैनाल्स आते हैं, कितने लिंक कैनाल्स आते हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ किस तरह से तमाम आउटलेट्स पर जो है वाटर प्रोवाइड करती हैं क्रॉप्स तक, वाटर कैसे पहुँचता है, मोगा, नक्का क्या होते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं इरिगेशन के हवाले से, जैसे कि क्यूसिक है, एमएएफ है, फील्ड कैपेसिटी है, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस हैं, कन्वेंस लॉसेस हैं, परकुलेशन, सीपेज, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें, जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इन सब का कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, इन सब के डिफरेंसेस आपको आने चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, मोघ और नक्का में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो है वो
सीपेज लीकेज में क्या डिफरेंस है, परकोलेशन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको आएगा, तभी आप जो है वो अपने एमसीक्यूज सही क्लिक करेंगे। टाइप्स ऑफ इरिगेशन कितनी होती हैं, फॉर एग्जांपल बेसन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आपने पास्ट पेपर्स देखे हों पीपीएससी के स्पेशली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उसमें क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे होते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो इनमें से कौन सी क्रॉप के लिए इस्तेमाल होती है, डिफरेंट नीचे क्रॉप्स या प्लांट्स के नेम लिखे होंगे। अगर आपने इरिगेशन की टाइप्स की डिटेल पढ़ी होगी तभी आप सही तरह से सही ऑप्शन क्लिक करेंगे। सो हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसके अलावा पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट, वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स ये हैं कि पाकिस्तान का जो टोटल वाटर कैपेसिटी है जितनी भी है, वो फील्ड तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है। ये जो कन्वेंस लॉसेस हैं या क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके हवाले से सारी जो डिटेल है वो हम पढ़ेंगे। कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौन-कौन से स्टेप्स कर रही है और कौन-कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके हवाले से ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। वाटर लॉगिंग क्या होती है, इसका क्रॉप्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है और ड्रेनेज क्या होती है, ड्रेनेज की टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से ड्रेनेज की जा सकती है क्रॉप्स के अंदर और क्रॉप्स में ड्रेनेज करना क्यों ज़रूरी है। ये सारा कुछ भी हम डिस्कस करेंगे और आपने भी डिटेल से पढ़ना है। जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ या आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसको सेव करके रख लें कि इन टॉपिक्स को आपने डिटेल से पढ़ना है। सोर्सेज़ में मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊँगी कि आपने कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊँगी। उसके बाद वाराबंदी सिस्टम है, इसको एग्रीकल्चर स्केड्यूलिंग भी कहते हैं, जिसमें फार्मर जो है वो कैनाल के थ्रू जो इरिगेशन की जाती है, उसमें बारी का निज़ाम होता है कि बारी हर फार्मर की बारी बनी होती है कि इस दिन उसने अपनी इरिगेशन करनी है और अगले दिन उस नेक्स्ट फार्मर ने करनी है। इसको ये बहुत पुराना सिस्टम है, जो पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। इसको वाराबंदी सिस्टम कहते हैं और स्टिल इट एक्सिस्ट इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली पंजाब। इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। इरिगेशन एंड क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी, इसमें हम देखेंगे कि जो इरिगेशन वाटर है वो किस तरह से पहुँचता है क्रॉप्स तक और उसमें लॉसेस कौन-कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज़ आती हैं, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप में हम लैंड प्रिपरेशन करते हैं, डिफरेंट उसमें फिर स्टेप्स होते हैं। सीड रेट क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ सोइंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपर टिलेज होनी चाहिए, प्रॉपर वीडिंग होनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर जो है पेस्ट स्काउटिंग होनी चाहिए क्रॉप्स की। हम यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें हर तमाम चीज़ आ जाती है। उसके बाद इरिगेशन एंड क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, हर क्रॉप की अपनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है और हर क्रॉप को उसके हिसाब से कितना इरिगेशन होनी चाहिए और का क्या मेथड होना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं रेन फेड एग्रीकल्चर में। अब पाकिस्तान जो है उसका टोटल कल्टीवेबल एरिया जो है वो 22 मिलियन हेक्टेयर है। मतलब पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है, टोटल एरिया है, उसमें से 22 मिलियन हेक्टेयर काश्त होता है, जिसमें से 18 मिलियन हेक्टेयर इरिगेटेड है, मतलब वो उसको इरिगेट किया जाता है थ्रू डिफरेंट मेथड्स, थ्रू कैनाल्स और ट्यूबवेल्स। और जो बाकी 4 मिलियन हेक्टेयर है, वो रेन फेड एग्रीकल्चर में आता है। रेन फेड एग्रीकल्चर वो होता है जहाँ पर इरिगेशन का कोई निज़ाम नहीं है, ट्यूबवेल्स कम है या है ही नहीं और कैनाल भी नहीं वहाँ तक पहुँचती, तो जो बारिश का पानी है, वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एरिया को हम रेन फेड कहते हैं या रेन फेड एग्रीकल्चर कहते हैं। अब रेन फेड में प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो क्लाइमेट है, वो एरिड टू सेमी एरिड है। एरिड टू सेमी एरिड मीन्स बारिशें बहुत कम होती हैं। रेन का जो पैटर्न है वो इरेटिक है, इर्रेगुलर है, कंसिस्टेंट रेन्स नहीं होती, कभी होती है, कभी नहीं होती, जब होनी हो तब नहीं होती और जब नहीं होनी होती तब हो जाती है। तो ये इस इनकंसिस्टेंट रेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की रेन फेड एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या हैं? उनको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और उनमें से कैसे एमसीक्यूज़ आने वो भी हम देखेंगे। ड्राई फार्मिंग क्या है? अच्छा, ड्राई फार्मिंग जो है वो एक आप ये कह लें कि एक लेटेस्ट या एक इम्प्रूव्ड टाइप है फार्मिंग की, जो कि
ऐसे एरियाज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है जहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, इरिगेशन का भी कोई ऐसा सोर्स नहीं है। वहाँ पर क्या किया जाता है कि जितनी भी बारिश होती है, उस बारिश के पानी को किसी न किसी तरीके से कंज़र्व किया जाता है। इसको सॉइल कंज़र्वेशन या वाटर कंज़र्वेशन भी कह सकते हैं आप। और उस कंज़र्वेटेड वाटर के ज़रिए आप फार्मिंग करते हैं और फिर उसके आगे डिफरेंट टेक्नीक्स यूज़ की जाती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी फसल हो, कोई भी क्रॉप हो, वो विदाउट वाटर तो नहीं ना हो सकती। सो ड्राई फार्मिंग जो है फिर डिफरेंट टेक्नीक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होती है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोई भी क्रॉपिंग पैटर्न हो या क्रॉप रोटेशन हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ज़मीन के लिए। जब आप ज़मीन को प्रॉपर क्रॉप रोटेशन के बगैर आप काश्त कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। एक ज़मीन पर एक ही फसल बार-बार लगाएँगे, वो बार-बार एक ही जैसे न्यूट्रिएंट्स को कंज़्यूम करेगी, तो उस ज़मीन का जो न्यूट्रिएंट बजट है वो कम हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जब आप एक प्रॉपर क्रॉपिंग रोटेशन को अपनाते हुए उसमें क्रॉप्स उगाएँगे, तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो जाएगी। अब ये क्रॉपिंग पैटर्न कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से एरिया के लिए, कौन-कौन सी क्रॉप के लिए किस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स सबसे अच्छे होते हैं, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो कुछ इस तरह से आते हैं कि फलाँ जगह पर ये स्पेसिफिक जगह का नाम होगा, एक स्पेसिफिक क्रॉप का नाम होगा, कौन-सा क्रॉपिंग पैटर्न सबसे बेहतरीन है? उसमें फिर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स लिखे होंगे ए, बी, सी ऑप्शंस में। अगर आपको क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग रोटेशन की डिटेल पता है, उनकी सारी टेक्निकलिटीज़ का पता है, तो फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने में मुश्किल नहीं होगी। देन हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग असल में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स को नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ रिप्लेस करने का नाम है। क्योंकि अब हमारे यहाँ चूँकि क्रॉप्स ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा उगानी पड़ रही हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारे जो फूड रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। फूड रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से हमें अपनी जो क्रॉप्स हैं, उनका जो लाइफ़ साइकिल है वो छोटा करना पड़ गया है। ठीक है? जो फसलें साल में 1 दफ़ा होती थी, अब 2 दफ़ा करनी पड़ती हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से एक तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, दूसरा ज़मीन की फर्टिलिटी का इश्यू होता है। तो उसको रिप्लेस किया जा रहा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ। अब वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किस तरह की होती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ हो सकती हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और उसकी क्या टाइप्स हैं, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीड्स क्या होती हैं, एक आध लेक्चर मैंने आपको उस पे दिया है, मज़ीद एक लेक्चर मैं आपको उस पे और प्रोवाइड करूँगी, एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करूँगी और टिलेज प्रैक्टिसेज़ क्या होती हैं, ये भी हम डिटेल से देखेंगे। सॉइल साइंस के हवाले से फिर हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, फॉर्मेशन, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ईच एंड एवरीथिंग। सॉइल के डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जिसमें सैंड, ग्रेवल, क्ले, ये तमाम पार्टिकल्स मिलके सॉइल बनते हैं। सॉइल की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसके टेक्सचर और उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कुछ सॉइल सैंडी सॉइल होते हैं जिसमें रेत ज़्यादा होती है, सैंड ज़्यादा होती है। कुछ क्लेई होते हैं जिसमें क्ले मैटर ज़्यादा होता है और हर सॉइल जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर सैंडी सॉइल जो है, उसमें वाटर रिटेन नहीं रह पाता, वाटर परकोलेट कर जाता है। क्लेई सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। अब हर क्रॉप जो है वो डिफरेंट किस्म की सॉइल के अंदर डिफरेंट तरह से ग्रो करती है। कुछ क्रॉप्स को क्लेई सॉइल ज़्यादा सूट करती हैं, कुछ को लोमी सॉइल ज़्यादा सूट करती हैं, कुछ को सैंडी सॉइल जो है वो ज़्यादा सूट करती हैं। ये सारा कुछ डिटेल से हम इसी में पढ़ेंगे। कौन-सी सॉइल किस क्रॉप के लिए है एंड एटसेट्रा। पाकिस्तान की सॉइल्स का फर्टिलिटी स्टेटस क्या है? पाकिस्तान की सॉइल्स किस किस्म की हैं? उसमें कितने हमने पाकिस्तान को ज़ोन्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन-कौन से ज़ोन में सॉइल की कौन-सी टाइप है और उसके ऊपर कौन-सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करती हैं। इसी तरह से फर्टिलाइज़र कैसे अप्लाई की जाती है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं। सिलाइन एग्रीकल्चर को डिटेल से पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो सॉइल है, उसके अंदर सॉल्ट्स का बहुत ज़्यादा इश्यू है। सॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं और ये सॉल्ट्स किस तरह से क्रॉप्स पर इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं और क्रॉप्स की जो ग्रोथ है, जर्मिनेशन है, यील्ड है, उस पे कैसे इसका इफ़ेक्ट होता है, ये हम सलाइन एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर क्वालिटी और क्रॉप प्रोडक्शन, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और क्या है, ये भी हम डिटेल से देखेंगे। वाटर लॉग्ड सॉइल्स कौन-सी होती हैं, उनकी ड्रेनेज कैसे की जाती है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। क्रॉप फिजियोलॉजी में हम देखते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ के क्या पैटर्न्स होते हैं, एरियल ग्रोथ क्या होती है, रूट ज़ोन की ग्रोथ क्या होती है,
उस पे न्यूट्रिएंट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है और बाकी जो फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम डिटेल से देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये दो होता है कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के फिर आगे बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं। उसके अलावा कौन से किस किस्म के न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है और बैक्टीरिया कौन से न्यूट्रिएंट्स को नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म को किस फॉर्म में तब्दील करता है, ये सारा कुछ एमसीक्यूज़ में आ सकता है। सीड के हवाले से सीड की डिटेल, सीड की ग्रोथ कैसे होती है, सीड की डेवलपमेंट कैसे होती है, सीड के पार्ट्स कौन से होते हैं, फोटोपिरियोडिज्म, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, ये सब कुछ फोटोपिरियोडिज्म में ये आता है कि कौन से प्लांट्स इनमें से शॉर्ट टर्म हैं वाले हैं और कौन से जो है वो लॉन्ग पीरियड वाले हैं। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ के फैक्टर्स कौन से होते हैं, लाइट का क्या इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पर, वाटर का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ये हम सब कुछ फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ये दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें हम जीआईएस, जीपीएस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे होता है, एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कैसे होता है, वीआरटी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है और किस तरह से डिफरेंट किस्म की मशीन्स, डिफरेंट किस्म की ऐप्स जो हैं वो काम कर रही हैं सीड रेट को एनालाइज़ करने के लिए या फर्टिलाइज़र के रेट को एनालाइज़ करने के लिए। ये सब कुछ हम जो है वो इसमें देखेंगे। फार्म मशीनरी क्या होती है, विलेज इम्प्लीमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि प्लो है, डिस्क प्लो है, चिज़ल प्लो है। हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स में आपके पास हार्वेस्टर्स आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के, कुबोटा हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर। ये कौन से होते हैं और ये कौन सी क्रॉप्स के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं। ट्यूबवेल्स का इरिगेशन में क्या रोल है, स्टेटस क्या है पाकिस्तान के अंदर ट्यूबवेल्स का, पाकिस्तान के अंदर कितनी ट्यूबवेल्स हैं और सोलराइजेशन का अब क्या इम्पैक्ट है इरिगेशन पर और ट्यूबवेल्स पर। उसके अलावा रोबोटिक्स एग्रीकल्चर, ये इंजीनियरिंग में आता है। इसमें डिफरेंट किस्म की ऑटोनोमस मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं सीड सोइंग के लिए और डिफरेंट दूसरे मॉनिटरिंग ऑपरेशंस के लिए। और एआई टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में तो ये अभी फ़िलहाल कॉमन नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कहीं न कहीं ये हो रहा है। जो कंट्रीज़ ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस है, ये भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो है कोई पीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, आप यू हैव नो आइडिया। हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी में फिर हम सरफेस हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ते हैं, हाइड्रोमेट्रोलॉजी पढ़ते हैं। सरफेस हाइड्रोलॉजी मीन्स सरफेस वाटर, यानी रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स के ऊपर जो पानी के अंदर जो पानी है उसमें डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजियोलॉजी मतलब ग्राउंड वाटर, द वाटर प्रेजेंट अंडर द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एक्वाइफर्स, ये हाइड्रोजियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। हाइड्रोमेट्रोलॉजी मीन्स वाटर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, ज़मीन की सरफेस से ऊपर जो पानी है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन के हवाले से कुछ लोगों को ये लगता है कि प्रेसिपिटेशन सिर्फ बारिश को कहते हैं। प्रेसिपिटेशन इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ वाटर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, फॉग, हेल, स्नो, रेनफॉल। हर वो चीज़ जो है वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है जो इन कैटेगरीज में लाई करती है, और ये सारा कुछ हाइड्रोमेट्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लड कैसे आता है और ड्रॉट कैसे होता है, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ तक हमने जो मैंने आपको बताए हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने लाज़मी पढ़ने हैं। मतलब ये आपने किसी भी सोर्स ऑफ स्टडी से पढ़ने हैं, ना सिर्फ़ इनको डिस्क्रिप्शन इनकी पढ़नी है, बल्कि इनकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो उनकी प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। आगे मैं आपको डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स भी बताऊँगी जहाँ से आपने एमसीक्यूज़ की मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा फिर डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जो एक तो आपने कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फूड साइंस, वो आपने देख लेने हैं। थोड़ा बहुत एमसीक्यूज़ मैं भी उसमें कोशिश करूँगी कि जितना मेरे से हो सका मैं कुछ लेक्चर्स आपको उस पे भी डिलीवर करूँ। फिर आपने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखने हैं, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। एग्रीकल्चर में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो थोड़ा बहुत आप पढ़ना शुरू कर दें पेपर तक। उसमें आपने ये जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी आपके आते हैं, चाहे उर्दू में हो, चाहे इंग्लिश में हो, डॉन न्यूज़पेपर हो, बेशक आप अपने मोबाइल से डॉन न्यूज़पेपर खोल लें, उसकी डिटेल ना देखें, ई-पेपर ना देखें, आप जस्ट उसको जो है हेडलाइंस वो देख लें। उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो फिर आप उसकी डिटेल भी लाज़मी पढ़ें।
उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई हो ना, वो आपने लाज़मी याद करनी है। कोई अगर फैक्ट एंड फिगर है, किसी पर्सनैलिटी का नाम है, स्पेशली द पर्सन्स फ्रॉम कैबिनेट, मिनिस्ट्रीज़, इनके नाम आपको लाज़मी आने चाहिए। मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर का, सेक्रेटरी कौन है, ये वो, ये सारे आपको आने चाहिए। एग्रीकल्चर की जनरल इन्फॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट के हवाले से लाज़मी पता होना चाहिए। उसके लिए आपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट को विज़िट करना है। उसके अलावा जनरल करंट अफ़ेयर्स, ये किसी हद तक आपको पता होना चाहिए। अगर आप फ्री बैठे हैं, रील स्क्रॉल करने की बजाय मोबाइल पे आप करंट अफेयर्स लिखें, और या कोई भी सामने जो इस तरह के पेजेस लाइक कर लिया करें सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन आती रहे, तो वो भी एक आध देख लिया करें। क्योंकि आजकल जो पीपीएससी के पेपर आ रहे हैं ना, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि जीडीपी क्या है पाकिस्तान की, करंट एग्रीकल्चर का क्या रोल है, कितने परसेंट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की जीडीपी में, लाइव स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट क्या है, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कितनी है। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है वो इंडेक्सेस होते हैं, ये आपने साथ थोड़ा बहुत देखते रहना है। अच्छा, अब हमने देखना है कि स्टडी मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, आपने पढ़ना कहाँ से है। 2-3 बुक्स लिखी है मैंने, अगर तो आप बिल्कुल फ्री हैं, यानी अगर आप डिग्री करने के बाद फ्री हैं, कोई जॉब नहीं करते, तो फिर तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। और अगर आप साथ वर्किंग हैं, कोई जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, तो फिर आप ये जो बुक मैंने फर्स्ट पे लिखी है, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये लाज़मी पढ़नी है। इस बुक के अंदर जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर कंटेंट्स बताए, ये तो बिल्कुल आपने लाज़मी सारे कवर करने हैं, और टाइम हो तो फिर आप बाकी बुक के एमसीक्यूज़ भी देख लीजिएगा। इस छोटी-सी बुक में शुरू में डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशंस लिखी होती हैं, उसके बाद फिर इनके डिटेल से एमसीक्यूज़ बताए गए होते हैं। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस बुक को लाज़मी पढ़ना है। उसके बाद फिर थोड़ी डिटेल वाली बुक्स हैं, जनरल एग्रीकल्चर बाय डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास, और एक एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बाय माइकल, या जगदीश्वर साहे की बुक है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, ये भी पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये एक पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, छोटा-सा बुकलेट होती है। इसको आपने सारा बिल्कुल नहीं पढ़ना, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो आपने मैंने बताई हैं आपको, सिर्फ़ उसको हाइलाइट कर लेना है और उसी को मेमोराइज़ करना है बार-बार। इंटरनेट से आपने क्या पढ़ना है, जब भी आप फ्री बैठे हों, अ, आप रिलैक्स कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल को आप बजाय इसके कि इधर-उधर की चीज़ें देखने में इस्तेमाल करें, आपने ये वेबसाइट्स खोल लेनी है। एक तो एग्री हंट, ये जो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको यहाँ से भी मिलेंगे, और यहाँ पर आप इसका ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा agripunjab.gov.pk, इसको आप फ्रीक्वेंटली विज़िट किया करें, यानी देखा करें इसके अंदर कौन से नए प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उसके अलावा फिर pakmcqs.com, ये एक वेबसाइट है जिसमें आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ पढ़ भी सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। 10 सीएसएस पॉइंट में आपको पास्ट पेपर सीएसएस से या पीएमएस से रिलेटेड जो हैं वो उसके एमसीक्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ हुई तो वो मैं आपको थ्रू आउट जो सेशन है, किसी वीडियो में बता दिया करूँगी। फ़िलहाल जो है ना, आपने ये चीज़ें देख लेनी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके अलावा मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में और मैसेज करके कहा है नोट्स के हवाले से, तो नोट्स आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। नोट्स आपको सेशन के एंड पे या ड्यूरिंग सेशन प्रोवाइड कर दिए जाएँगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और एमसीक्यूज़ भी होंगे, डिस्क्रिप्शन भी होगी। और उसके अलावा फिर मुझे लेक्चर की टाइमिंग पूछी गई है। तो लेक्चर की टाइमिंग ये है कि मैं डेली आई विल ट्राई कि मैं डेली एक लेक्चर जो है वो 1 या 2 लेक्चर्स, आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता, डेली 1 या 2 टॉपिक पे लेक्चर आपको यूट्यूब मेरे इसी चैनल पे मिलेंगे, और डेली मैं रात को ये अपलोड करूँगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके लाज़मी बताएँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या नहीं लगी, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक आपने पढ़ना हो, या किसी भी हवाले से यानी रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर पेपर, आप कुछ भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।